अब देखिए, इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है और इंसान की जो इंटेलिजेंस होती है, वो तो उसके साथ है। और वो अपने इंडिविजुअल लेवल पे कैसे बिहेव करेगा, वो आप उन बातों से समझ सकते हो। हर इंसान सेम नहीं होता। पर एक और चीज है कि जो बिजनेस के अंदर और कंपनीज में, वर्क प्लेस पे एक बहुत बड़ी कला एक एमबीए को चाहिए है, वो है टीम को कैसे मैनेज करें। यानी कि एक इंडिविजुअल को मैनेज करना, इंसान को, और एक इंसान के ग्रुप को मैनेज करना। ये दोनों बातें में थोड़ा डिफरेंस है। जो ग्रुप बिहेवियर होता है और जो इंसान का इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, वो आपस में डिफरेंट होता है। एक इंसान जैसे अभी बिहेव कर रहा है ग्रुप में, वो हो सकता है डिफरेंट तरीके से बिहेव करे। तो इसलिए एक मैनेजर को, एक एमबीए बंदे को ना सिर्फ इंडिविजुअल से डील करना आना चाहिए, उसको एक ग्रुप से कैसे डील करेगा वो भी आना चाहिए। अब ग्रुप को डील करने के 2 4 5 तरीके हो सकते हैं, पर सबसे कॉमन जो तरीके हैं ग्रुप को डील करने के, जो लोग करते हैं, कि या तो आप उनसे हंस के काम करा लो या रो के काम करा लो। यानी कि आप अपने ग्रुप में 2 तरीके से आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो उनसे काम निकालने के लिए। या तो आप उस ग्रुप के अंदर एक कंपटीशन क्रिएट कर दो जी, आपस में आप कंपीट करो जी, 3 फॉर ऑल कर दो कि भाई तू बड़ा है, तू छोटा है, तू ज्यादा नॉलेज रखता है, तेरे को नॉलेज कम है, ठीक है, और भैया मुझे नहीं पता, आप आपस में लड़ो, मेरे को तो भैया काम से मतलब है। एक तो तरीका ये है, बड़ा कॉमन तरीका है और लोग यूज करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप उनके साथ जुड़ जाओ, आप उनसे कंधे से कंधे मिला के चलो और आप कोऑपरेट करके चलो। आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझो, आप उनके जो है फैमिली मेंबर की तरह रहो, डील करो उनसे। ये भी एक तरीका है। अब आप देखिए, अगर आप बॉलीवुड की पुरानी मूवी देखेंगे, 70s 80s की मूवी देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे धर्मेंद्र था या दिलीप कुमार था, तो वो लोग दिखाते थे कि भाई वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वो अपने सारे वर्कर्स का अच्छा चाहते हैं। और विलेन क्या करता था? विलेन करता था कि भैया लोगों में डिफरेंस क्रिएट करता था, लोगों में उनको जो है इस तरीके से डील करता था कि भाई जो है अपना काम बस अपने फायदे के लिए काम कराना है, तो उसको विलेन बोलते थे। पर बेसिक तरीके आज भी वही हैं। या तो एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप बना दो आप, या एक कोऑपरेटिव ग्रुप बना दो। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि वैसे तो एक मैनेजर एक्स और वाई की थ्योरी है, जिसके अंदर मैंने बताया था कि एक्स मैनेजर है जो बहुत गलत तरीके से काम कराता है, और वाई मैनेजर है जो बहुत बढ़िया तरीके से काम कराता है। काम दोनों करा लेते हैं, एक थ्योरी ये कहती है, पर ये जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली इन मॉडर्न कंटेक्स्ट ये बात मानी जाती है कि अगर आप हंस के काम कराओगे, प्यार से काम कराओगे, कोऑपरेटिव ग्रुप बिहेवियर को क्रिएट कराओगे, तो ये लंबा चलता है। ये जो रिजल्ट है इसके अच्छे आते हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे आते हैं। और आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है, पर जो है सस्टेनेबल यही है। तो इसके बारे में एक 1961 में जैक गिब्स करके हमारे एक रिसर्चर थे, उन्होंने बिहेवियरल स्टडीज पे काफी काम किया है। तो उन्होंने जो काम किया था 1961 में बिहेवियरल स्टडीज पे, उसके बेस पे उन्होंने ये जो 2 मेन ग्रुप बिहेवियर हैं, कॉम्पिटिटिव ग्रुप बिहेवियर और कोऑपरेटिव ग्रुप बिहेवियर, इसको कंपेयर करने की कोशिश करी है कि दोनों में फर्क क्या होता है और उस फर्क का रिजल्ट क्या होता है। तो पहला जो उन्होंने डिफरेंस देखा, छह मेन डिफरेंस उन्होंने बताए हैं। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये बताया है कि जो कॉम्पिटिटिव ग्रुप बिहेवियर होता है, उसमें जो प्रोसेस होता है इंसान को डील करने का, वो इवेल्युएटिव होता है, जजमेंटल होता है। तो लोग भी इसी तरह बिहेव करते हैं, एक दूसरे को इवेल्युएट करते हैं कि भाई मैं तेरे से बढ़िया काम करता हूँ, तू बढ़िया काम नहीं करता, मैं ज्यादा होशियार हूँ, तू ज्यादा होशियार नहीं है, तो अपनी औकात में रहो, आप मेरे से बराबरी नहीं कर सकते। यानी कि इवेल्यूशन कर रहे हो आप एज्यूम कर रहे हो, चाहे आप झूठे से ही कर रहे हो जी मैं तो आपसे बेटर हूँ। हर बंदा कहता है जी मैं तो बेटर हूँ, हर बंदा ये बोलता है कि मैं तो आपसे बेटर हूँ। कोई थोड़ी कहता कि मैं आपसे बेटर नहीं हूँ।
तो हर बंदा जो है अपने दुनिया में है कि भाई मैं आपसे बेटर हूँ। तो वो कॉम्पिटिटिव ग्रुप बिहेवियर का एक कोऑपरेटिव ग्रुप बिहेवियर में क्या होता है कि जो लोग हैं और जो लीडर है स्पेशली, वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं कि भाई देखो, ये जो काम करना था, इस काम में मिस्टर एक्स ने ये रोल अदा किया, मिस्टर वाई ने ये रोल अदा किया, मिस्टर जेड ने ये रोल अदा किया, और सबने अपने अपने रोल अदा किए, तब जाके ये एक बहुत बढ़िया काम हुआ है और इसका श्रेय सबको जाता है। और एक और उसमें मेंबर थे, उनका रोल हम इस बार यूज नहीं कर पाए क्योंकि उनकी जरूरत नहीं पड़ी, पर अगली बार उनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, वो तो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी। तो ये होता है कोऑपरेटिव बिहेवियर। जैसे फॉर एग्जांपल, आप जब वनडे मैच खेलने जाते हैं, इंटरनेशनल मैच खेलने जाते हैं, तो सारे खिलाड़ी अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो विकेट कीपर हो, चाहे वो बॉलर हो। अब कई बार क्या होता है कि मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं 2-3 लोग, जो मैन ऑफ द मैच है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत हाई हो जाता है, बहुत अच्छे रन बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन सबका है, उसमें पूरे टीम मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन होता है कहीं ना कहीं। तो उसको आप ऐसे भी कह सकते हो जी आपने तो कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं किया, और आप ऐसे भी कह सकते हो कि देखो जी, सबने अपनी अपनी पूरी कोशिश करी, रन नहीं बना पाए वो अलग बात है, पर यह है कि आप के साथ रन नहीं बनाने का कारण ये भी रहा कि कोई ऐसी सिचुएशन बन गई, पिच में कुछ कमी आ गई, पिच वेट थी, कोई ऐसी रीजन को डिस्क्राइब कर रहे हो आप। कोऑपरेटिव को बिहेवियर में ऐसे होता है। तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा उन्होंने जो डिफरेंस देखा, दैट इज कंट्रोल वर्सेस प्रॉब्लम ओरिएंटेशन। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव ग्रुप बिहेवियर है, उसमें जो मेथड होता है काम कराने का, वो होता है कंट्रोल। कंट्रोल करते हो, आप लोगों को कंट्रोल करते हो कि देख भाई, अगर तूने ये काम नहीं किया तो भाई अगली बार तू सोच लियो, नेक्स्ट टाइम हम आपको जॉब से भी निकाल सकते हैं या आपको डिमोट कर सकते हैं। तो एक डर की आपने डराने की कोशिश करी कि भाई आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आदमी जो है अपने उस डर से काम करेगा। उसमें जो काम कराने का प्रेशर होता है, वो होता है कंट्रोल का, कंट्रोल मेथड होता है। कंट्रोल मेथड का मतलब क्या है कि आप कोई ना कोई ऐसा आपने प्रेशर डाला हुआ है कि आप ये काम करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक तरह से आपने अथॉरिटी शो करने की कोशिश करी है कि देखो जी, हम आपके लीडर हैं, सुपरवाइजर हैं, आप इस तरीके से प्रोडक्टिविटी करोगे, इतने पीस डेली के बनाओगे तो काम चलेगा, और पीस अगर इतने नहीं बन पाए तो भैया ज्यादा दिन नहीं चलेगा काम। कोऑपरेटिव बिहेवियर में जो काम कराने का तरीका है वो है अपने आप को प्रॉब्लम से ओरिएंट करना। यानी कि प्रोडक्टिविटी अगर कम हो रही है, ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो कोऑपरेटिव ग्रुप उसको एज ए प्रॉब्लम लेगा, चैलेंज लेगा, और वो आपस में डिस्कस करेगा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, वॉलंटरीली हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई सब मिलके जो है 1-1 घंटा एक्स्ट्रा काम करें, 1.5 घंटा एक्स्ट्रा काम करें, ठीक है, हम भी करेंगे, लीडर जी भी बैठेंगे, हमारे जो लीडर हैं वो भी बैठेंगे, सुपरवाइजर भी बैठेंगे, 1 घंटा काम करेंगे, कोई बात नहीं, जब तक ये ऑर्डर चल रहे हैं, ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, 1-2 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं, उसके बाद जब ऑर्डर कम हो जाएंगे तो हम थोड़ा कम काम कर लिया करेंगे, जल्दी छुट्टी कर देंगे लोगों डेली। तो इस तरह से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट में क्या होता है कि जैसे कंट्रोल वाले केस में क्या होता है, वो सुपरवाइजर कहता है जी आई एम राइट, सो आई वांट, ही टेल्स एवरीबॉडी कि भाई मैं आई एम राइट, सो आई वांट द कंट्रोल ऑफ द होल गेम। यानी कि जो भी बातें होंगी मैं बताऊंगा जी, जैसे मैं बोलूँ वैसे करना पड़ेगा, मेरे कंट्रोल है, मैं उस बंदे का कंट्रोल है। तो जैसे पहले वाले केस में क्या था, वो इवेल्युएटिव थे कॉम्पिटिटिव ग्रुप में, और जो कोऑपरेटिव ग्रुप था वो काफी डिस्क्रिप्टिव था। तो उस वाले केस में क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव ग्रुप होता है उसमें लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, तो वो नए आइडियाज को क्रिएट नहीं करते, वो हर चीज में अपने आप को डिफेंस पॉलिसी से खेलते हैं। तो ऐसे ही कंट्रोल और प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव ग्रुप बिहेवियर होता है उसके अंदर वो आदमी दूसरे की बात को आने नहीं देता, उसके आइडियाज को भी आने नहीं देता। वो कहता है जी
जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करना पड़ेगा। तो इसका तरीका ये होता है। एक तीसरा जो डिफरेंस दोनों ग्रुप में जैक गिब्स ने देखा, वो ये था कि जो कॉम्पिटिटिव ग्रुप बिहेवियर होता है उसमें स्ट्रेटजिक फोकस होता है, यानी कि जो आपने प्लान बनाया था, ओरिजिनल प्लान बनाया था, दे ट्राई टू स्टिक टू दैट प्लान। पर बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। बिजनेस और वर्क में क्या होता है कि सिचुएशन डेली चेंज होती है। अब एकदम कोविड-19 आ गया, किसी को मालूम था कि कोविड-19 आ जाएगा और लॉकडाउन हो जाएगा। अब आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई हो, सारी स्ट्रेटजी फेल है। आपने नई सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालना है, आपको अपनी बॉटम लाइन को मैनेज करना है। तो वो कॉम्पिटिटिव ग्रुप बिहेवियर में नहीं होता ऐसा। कॉम्पिटिटिव ग्रुप बिहेवियर में क्या होता है कि भाई आपने एक स्ट्रेटजी बनाई है, कोई बंदा उसको क्वेश्चन नहीं करेगा, उसी पे चले जा रहे हैं, चाहे उसका फायदा हो या ना हो। जो कोऑपरेटिव ग्रुप बिहेवियर होता है उसमें, जिसमें लोगों को बोलने की ताकत होती है, लोगों को बोलने की परमिशन होती है, उसमें बड़ा ओपन ग्रुप होता है और वो स्पॉन्टेनियस होता है। नई सिचुएशन के हिसाब से स्पॉन्टेनिटी होती है उस ग्रुप में कि भाई सिचुएशन चेंज हुई है तो ऑब्वियसली लॉजिकली स्पीकिंग हमें अपने काम करने के तरीके को इस तरीके से चेंज करना है। और हर बंदा उस बात को समझता है कि यार हाँ, ये तो लॉजिकल बात है और लॉजिकली चलता है वो बंदा। तो ओपन टू स्पॉन्टेनिटी होने से कोऑपरेटिव ग्रुप जो है वो अच्छा रिजल्ट दे पाता है, नई सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है और उसके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। एक चौथा डिफरेंस जो जैक गिब्स ने देखा बिटवीन कॉम्पिटिटिव ग्रुप बिहेवियर एंड कोऑपरेटिव ग्रुप बिहेवियर, वो देखा उन्होंने कि न्यूट्रलिटी वर्सेस एम्पैथी। कॉम्पिटिटिव ग्रुप में क्या होता है कि जो सुपरवाइजर लेवल के लोग होते हैं या मैनेजर लेवल के लोग होते हैं, वो अपने आप को कहते हैं जी ये आपका काम है, आप अपने आप उसको संभालो, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ वॉच करने का है, मुझे रिजल्ट से मतलब है, मुझे रिजल्ट चाहिए। और अगर आप रिजल्ट नहीं दोगे तो भैया वो मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है, आप भुगतो उसको, जो होगा वो आपके साथ होगा, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। इट इज अनऑफिशियल। मेरा ऑफिशियल वही है जिसमें आप रिजल्ट दे सकते हो, नहीं तो बाकी सब कुछ अनऑफिशियल है। तो वो अपने हाथ झाड़ लेते हैं, न्यूट्रलिटी इसको बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो कोऑपरेटिव ग्रुप बिहेवियर होता है उसमें जो सुपरवाइजर होता है वो एम्पैथी शो करता है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की पूरी कोशिश करता है और आगे से आगे रहता है। उसको ये पता है कि सिचुएशन चेंज होती है तो जो उसके एम्प्लॉयज हैं उनके सामने चैलेंजेस आएंगे, नए तरीके के चैलेंज आएंगे, उनको नए तरीके से काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए किसी लीडर की जरूरत है, तो वो लीडरशिप शो करने की कोशिश करते हैं, एम्पैथी शो करते हैं। तो ये कोऑपरेटिव बिहेवियर में ऐसा होता है। तो इसमें होता क्या फिर फाइनली जो लीडर्स होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव ग्रुप वाले, दे वॉश देयर हैंड्स एंड जो क्राइसिस सिचुएशन होती है उसको फेस करने के लिए आप अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देते हैं ग्रुप से कि भाई हमें ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है, जो प्रॉब्लम आई है आप खुद देखो। ये चीज होती है न्यूट्रलिटी वर्सेस एम्पैथी। जो फिफ्थ डिफरेंस जैक गिब्स ने देखा टीम बिहेवियर में, डिफरेंट टीम बिहेवियर में, कॉम्पिटिटिव वर्सेस कोऑपरेटिव में, वो है सुपरियरिटी वर्सेस इक्वालिटी। तो उसका मतलब क्या है कि जो कॉम्पिटिटिव ग्रुप बिहेवियर है उसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, उसमें डिफरेंसेस क्रिएट किए जाते हैं कि भाई वो ज्यादा होशियार है, आप कम होशियार हो, वो ज्यादा प्रोडक्टिव है, आप कम प्रोडक्टिव है, आप उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, आपको कम मिलेगा। तो वो जो डिफरेंशिएशन होता है, एक एलिट क्लास होती है ग्रुप में और एक वर्कर क्लास होती है, तो इस तरह की क्लासेस बन जाती है ग्रुप के अंदर, विद इन ग्रुप कई क्लासेस बन जाती है कि भाई आप जो भी काम करोगे आपको जो सुपीरियर है उसको दिखाना पड़ेगा जी ये तो उसकी लीडरशिप में काम हुआ है, जबकि काम उसने कुछ नहीं किया सुपीरियर ने, जिसको आप सुपीरियर बोल रहे हो। काम करने वाले नीचे ही हैं, पर वो क्योंकि उनको कैटेगराइज कर दिया है भी आप तो वर्कर हो जी, आपको तो काम काम करना ही है, और जो उसका क्रेडिट है वो आपके सुपीरियर को मिलेगा क्योंकि वो ज्यादा होशियार है जी, उसका उसके बाद ज्यादा क्वालिटी है। तो ये कंपेटिटिव ग्रुप बिहेवियर में होता है। और जो कोऑपरेटिव ग्रुप बिहेवियर होता है उसके अंदर जो थिंकिंग होती है वो इक्वालिटी बेस्ड होती है कि भाई
सब अपना रोल अदा करने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और हर व्यक्ति के एफर्ट्स की उतनी ही वैल्यू है जितनी कि सो कॉल्ड सीनियर लोग हैं या एज में आपसे ज्यादा हैं या कुछ भी है, ये चीजें मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आप ग्रुप के पार्ट हो, ग्रुप के मेंबर हो, इंक्लूडिंग सुपरवाइजर्स। तो सुपरवाइजर भी आपको अपने ग्रुप का मेंबर ही मानता है और आपके साथ कंधे से कंधा जोड़ के काम करने की कोशिश करता है। तो डिफरेंसेस प्रिवेल इन कॉम्पिटिटिव ग्रुप रिजल्टिंग इन सब ऑप्टिमल रिजल्ट। तो जो रिजल्ट आते हैं, ऐसा देखा गया है, रिसर्च ही कहती है कि इक्वालिटी वाले एनवायरनमेंट में रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, और जो दूसरा वाला एनवायरनमेंट है कॉम्पिटिटिव वाला, उसमें जो सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो क्रिएट किया जाता है, तो उसमें रिजल्ट इतने बढ़िया नहीं आते। जो लास्ट उन्होंने जैक गिब्स जी ने जो बताया 1961 में डिफरेंस कॉम्पिटिटिव ग्रुप बिहेवियर और कोऑपरेटिव ग्रुप बिहेवियर में, वो है सर्टेनिटी और सेंट्रलिटी वर्सेस प्रोविंशियलिज्म। यानी कि ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो कॉम्पिटिटिव ग्रुप बिहेवियर है उसमें जो सुपरवाइजर लेवल के लोग हैं या कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो डोमिनेट करते हैं, वो अपने आप अपनी बातों को बिल्कुल सटन तरीके से कॉन्फिडेंटली बोलते हैं जी ऐसे ही होता है जी, ये तो ये फाइनल है जी, जो हमने बता दिया है बस वो फाइनल है, आपको इसकी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसके बारे में, जैसा बताया ऐसे करो, और जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल फाइनल है, ये काम ऐसे ही होता है, आप इसमें अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ। उस तरह की बातें करते हैं। प्रोविंशियलिज्म में, जो कि कोऑपरेटिव ग्रुप बिहेवियर में देखा गया है, उसके अंदर क्या होता है कि जो सुपरवाइजर कहता है कि मेरा एक ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है अपना कोई, बट आई एम रेडी टू लिसन टू यू, कि भाई आप भी बताओ आपके विचार से कैसे होना चाहिए, आप बताओ। और ही इज रेडी टू एक्चुअली जेन्युइनली ही इज ओपन टू लिसन, he may be having an opinion but he is ready to listen to the to subordinates, to the team members, और वो टीम मेंबर जो बातें बताते हैं वो उनको नोट भी करता है, और अगर उसको लगता है कि उस तरीके से काम करने से बेटर रिजल्ट आ सकते हैं तो वो उसको अडॉप्ट भी करता है। तो ये जो दो डिफरेंसेस पे स्टडी की है जैक गिब्स ने, ये काफी इंटरेस्टिंग स्टडी है जिसको इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट सेक्टर ने काफी तवज्जो दी है, काफी इसको इम्पोर्टेंस दी है, और इसके ऊपर काफी काम किया है, और इस चीज ने काफी हेल्प किया है इस इंसानी मशीन को समझने में, कि इंसानी मशीन इंडिविजुअली कैसे काम करती है, ग्रुप में कैसे काम करती है, और डिफरेंट सिचुएशन में कैसे काम करती है और बिहेव करती है। तो ये इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है एक लीडर के लिए, और एक सुपरवाइजर के लिए, और एक मैनेजर के लिए। तो अगर वो ये कला सीख जाए तो उसकी बहुत वैल्यू है, बिजनेस में भी, वर्क प्लेस में भी बहुत वैल्यू है, एंटरप्रेन्योरशिप में वी कैन क्रिएट एम्पायर्स, बड़े बड़े एम्पायर बना देते हैं। तो ये यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल बिजनेस में और एक अनसक्सेसफुल बिजनेस के अंदर, यही डिफरेंस होता है कि जो वहां पे उसको चलाने वाले लोग हैं वो इंसानों को कितना समझते हैं और इंसान को डील करना कितना आता है। तो ये सारी बातें जो हैं यहीं से ही निकल के आती हैं। तो बेस्ड ऑन व्हाट आई जस्ट सेड अबाउट जैक गिब्स, जिन्होंने 1961 में ये स्टडी की, तो एक लीडर को ग्रुप को डील करने के लिए उसको क्या करना चाहिए, उसको एक अच्छा ग्रुप बिहेवियर बिल्ड करने का गोल होना चाहिए, और उसको गोल को पूरा करने के लिए अगर हम इन जो बातें अभी हमने बताई 6 बातें, उसको अगर हम मद्देनजर रखें तो एक अच्छी लीडरशिप वो कहलाती है, एक अच्छा मैनेजर वो कहलाता है, या एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो कहलाता है who is able to focus on the perception of the people rather than judging or accusing team members। यानी कि इवेल्युएटिव होना, टीम मेंबर्स को एक्यूज करना, जजमेंटल होना, ये एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं है। अच्छा लीडर ऐसा करता है तो वो एक गुड ग्रुप बिहेवियर नहीं बना सकता। दूसरा, उसको प्रॉब्लम ओरिएंटेड होना चाहिए रेदर देन कंट्रोलिंग, यानी कि कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करने की बजाय अगर वो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करे और उसको फेस करे प्रॉब्लम को,
उसके सॉल्यूशन निकाले, लोगों से मिलके निकाले, तो ये एक अच्छी लीडरशिप की निशानी है। तीसरी बात ये है कि he should be able to clarify their needs and including the team members in finding a solution instead of having ulterior motive. अपना खुद का कोई एजेंडा लेके चलने से और अपने टीम मेंबर को इन्वॉल्व नहीं करने से, उनकी नीड्स को नहीं समझने से एक गुड लीडरशिप नहीं पॉसिबल है। एक ग्रुप बिहेवियर को आप इंप्रूव नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेंगे आपको, अगर सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपको अपने ग्रुप की नीड्स को समझना पड़ेगा, उनको लोगों को समझना पड़ेगा, उनको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपने जो हिडन एजेंडा है आपके मन में, उसको लेके चलोगे तो इंसान एक ऐसी चीज है, ऐसी मशीन है जो आपके हिडन एजेंडा को बहुत देर तक ना समझ रह के नहीं रह सकती। आपके अगर कोई हिडन एजेंडा है तो सुनो और लेटर दूसरे आदमी को, पूरे ग्रुप को मालूम पड़ जाता है। और डर के मारे ना बोले वो अलग बात है, बट जनरली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने मोटिव को छुपा पाए। इसलिए मोटिव आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव होगा तो ग्रुप बिहेवियर में काम करेगा। इंडिविजुअल को आप बेवकूफ बना सकते हो, ग्रुप को बेवकूफ नहीं बना सकते। तो ये जो चीज है, ये लीडरशिप की एक इंपॉर्टेंस है इस वाले स्टडी की, मैंने जो बताई आपको जैक गिब्स की। इसके अलावा आपको अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनमें डिफरेंस क्रिएट करने की बजाय, उनमें आपस में सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने की बजाय, अगर आप एम्पैथी रखोगे, आप उन अपनी टीम मेंबर्स को उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप उनकी जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको ऑन करने की कोशिश करोगे, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ऊपर लेने की कोशिश करोगे एज ए लीडर, एज ए सुपरवाइजर, तो आप एक अच्छा गुड बिहेवियर क्रिएट कर सकते हो, सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म। चौथा, आप अपनी टीम को आपको एम्पावर करना पड़ेगा, यानी कि उनको आपको एक ताकत देनी पड़ेगी और उनको वैल्यू करना पड़ेगा, उनके कंट्रीब्यूशन को वैल्यू करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम फील इंफीरियर और इनएडुकेट। ये कहना कि जी आप नॉन परफॉर्मर हो, आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो ये जो चीज है ये कोई अच्छे रिजल्ट देने वाली चीज नहीं है। गुड बिहेवियर, टीम का जो गुड बिहेवियर है वो उसको क्रिएट करने वाली चीज नहीं। एंड फाइनली, इस बात को मानना कि जो दूसरे लोग बता रहे हैं बातें वो भी इम्पोर्टेंट है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, ओपन रहना उनके आइडियाज को, और जो पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है उसको एक्नॉलेज करना, इंस्टेड ऑफ बीइंग नैरो माइंडेड और अनविलिंग टू लिसन, यानी कि आप सुनना ही नहीं चाहते किसी को। वो चीज एक अच्छे लीडर की निशानी बिल्कुल नहीं है। तो ये जो अब देखिए कि हमने जो ये स्टडीज के बारे में डिस्कस किया, स्टडीज में जो देखा उनसे बहुत सारी बातें निकल के आई कि ये इंसान किस तरह से काम करता है, उसका कैसे बिहेवियर कैसे बनता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या होता है। तो इन बातों से उसके बिहेवियर पे क्या असर पड़ता है, और जो उसका बिहेवियर होता है वो इंडिविजुअल भी होता है और ग्रुप में भी होता है। तो वो जो ग्रुप बिहेवियर है उसको कैसे डील करना है, इंडिविजुअल में कैसे डील करना है, तो ये सारी चीजें मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है। उसका मेन काम यही होता है।